नमस्कार। हम बात कर रहे थे कीन्स के दृष्टिकोण की मुद्रा सिद्धांत पर। तो उसमें आज हम देखें कीन्स के ब्याज के सिद्धांत या तरलता पसंदगी सिद्धांत के मुख्य निष्कर्ष। सबसे पहले बात जो है इस सिद्धांत की वो ये है कि ब्याज की दर मुद्रा की मांग और पूर्ति से निर्धारित होती है। दूसरा निष्कर्ष इस सिद्धांत का जो निकलता है वो ये है कि मुद्रा की पूर्ति मुद्राधिकारियों यानी केंद्रीय बैंक और सरकार के अधिकार होने से वे ब्याज दर को प्रभावित कर सकते हैं। तरलता पसंदगी वक्र के दिए होने पर मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने से ब्याज की दर घटती है और मुद्रा की पूर्ति को घटाने से ब्याज की दर बढ़ती है। तीसरी बात इसकी जो है वो ये है कि तरलता पसंदगी वक्र के ऊपर की ओर खिसकने से ब्याज की दर बढ़ती है और इसी तरह कीन्स का ये कहना है कि ये सिद्धांत ब्याज का एक मौद्रिक विषय बन जाता है। फिर यहाँ एक ख़ास बात ये है कि तरलता पसंदगी सिद्धांत या कीन्स का ब्याज का सिद्धांत एक स्टॉक सिद्धांत है जो कि मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा की मांग की अवधारणा स्टॉक की अवधारणाएँ होती है, जबकि क्लासिकल सिद्धांत के अंदर बचत और विनियोग का निवेश की प्रभात अवधारणाएँ होती हैं। इसके अलावा कीन्स के सिद्धांत में बचत और विनियोग में अंतर होने से इनमें समानता आय के परिवर्तनों के माध्यम से स्थापित होती हैं, जबकि क्लासिकल सिद्धांत में ये समानताएं ब्याज में परिवर्तन के माध्यम से स्थापित होती हैं। कीन्स का ये कहना था कि एक फर्म पूंजी की वह मात्रा लगाती है जहां पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता ब्याज की दर के बराबर हो जाती है, यानी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। जहाँ ये होगा वहीं इसकी पूंजीपति अपनी या पूंजी लगाई जाएगी, उतनी मात्रा में ही पूंजी लगाई जाएगी। कीन्स ने ये जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल या पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता के विचार को बहुत लोकप्रिय बनाया था और उनका ये कहना था कि ये जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की दर ये ब्याज दर से अगर ज़्यादा है तो प्रस्तावित विनियोग ज़रूर किया जाना चाहिए और लाभ अधिकतम करने वाली फर्म को पूंजी का स्टॉक इतना बढ़ाना चाहिए जहाँ पर संतुलन में मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए, यानी पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता ब्याज की दर के बराबर हो जाए। वहाँ तक फर्म को अपना पूंजी का स्टॉक बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने बात की बट्टे दर की, जो कि हमने ब्लैक बोर्ड पे भी कर रखा है। बट्टे दर का अगर हम अर्थ देखें तो बट्टा दर पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता बट्टे की वह दर होती है जो पूंजी की भावी प्राप्तियों के वर्तमान मूल्य को पूंजी के क्रय मूल्य के बराबर कर देती है। अब इसका इन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि मान लें एक मशीन है, उसका मूल्य 200 रुपये है, वो 1 वर्ष काम करती है और फिर वो बेकार हो जाती है और उस 1 वर्ष में उससे जो प्राप्ति होती है वो होती है 220 रुपये के बराबर। तो हम अब इस मशीन का वर्तमान मूल्य अगर देखें तो ये होगा 220/1 प्लस ई। का मतलब है पूंजी की कार्यकुशलता, पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता MEC, जिसको इन्होंने कहा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, वो ई के माध्यम से यहाँ बताई गई है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 200 बराबर 220/1 प्लस ई ये हमें इसमें मिला। अब 200 ये 1 प्लस ई हम 200 की तरफ ले जाएं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करें तो हमें मिलेगा 200 प्लस 200 ई इज़ इक्वल टू 220। और इसको हम सॉल्व करें, ई की वैल्यू को एक साइड रहने दें और जो
सादी वैल्यूज़ हैं उनको हम एक साइड ले आएँ, तो 220 माइनस 200, ये 220 माइनस 200 हमारा हो जाता है 20। ई की वैल्यू हम निकालें तो ये 20/200 ये आएगी, और जब हम इसको काटते हैं तो ये 1/10 हमारी इसकी वैल्यू आती है, या इसको हम 10% कह सकते हैं। तो 10% इस मशीन की बट्टा दर होगी। तो ये बट्टा दर ज्ञात करने के लिए इन्होंने एक फार्मूला दिया था, वो फार्मूला है P = x1/1 + e प्लस x2/1 + e² प्लस गोइंग अप टू xn/1 + e⁻n। ये आप अभी हमने तो जो ऊपर एग्जाम्पल देखा था वो तो 1 ही साल का देखा था, लेकिन अगर 1 साल से ज़्यादा मशीन चलती है तो उसकी बट्टा दरें कितनी होगी, इसके लिए ये फार्मूला प्रोफेसर कीन्स ने बताया था। तो बट्टा दर यानी पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता और ब्याज की दर, इनमें घनिष्ठ संबंध हो जाता है। विनियोग के निर्णय में इन दोनों दरों की परस्पर तुलना की जाती है। बट्टे की दर के ब्याज की दर से ज़्यादा होने पर ही विनियोग किया जाता है, और इन दोनों के परस्पर बराबर होने पर ये बंद कर दिया जाता है। बट्टे की दर के ब्याज की दर से कम हो जाने पर विनियोग नहीं किया जाता है, क्योंकि जब उसको इतना रिटर्न ही नहीं मिलेगा तो वो फिर विनियोग नहीं करेगा। तो ये कीन्स के बट्टा दर की बात थी। अब इसकी आलोचना भी की गई कि कीन्स की तरलता पसंदगी सिद्धांत में ब्याज को मौद्रिक तत्व के रूप में देखा गया, जो कि उचित नहीं है। ये सिद्धांत ब्याज के क्लासिकल सिद्धांत से ज़्यादा उत्तम माना गया, क्योंकि इसमें ब्याज को तरलता के त्याग का प्रतिफल बताया गया है। कीन्स ने बचत और ब्याज के क्लासिकल संबंध को अस्वीकार कर दिया और बचत पर अन्य तत्वों का प्रभाव भी स्पष्ट किया। इस तरह उनके मतानुसार पूंजी की पूर्ति में बचत केवल एक तत्व है, एकमात्र नहीं है। उन्होंने पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए विनियोग में वृद्धि का सुझाव दिया। विनियोग के बढ़ने से आय बढ़ती है और बढ़ी हुई आय में से बचत भी अधिक होती है। इस तरह विनियोग और आय के परिवर्तनों के माध्यम से ये परस्पर विनियोग और बचत आय के परिवर्तनों से बराबर हो जाते हैं। क्लासिकल सिद्धांत में बचत और विनियोग की समानता ब्याज के परिवर्तनों के माध्यम से स्थापित होती है, जबकि कीन्स में के सिद्धांत में ये आय के परिवर्तनों के माध्यम से स्थापित होती है। इस तरह कीन्स ने विनियोग और बचत की समानता को स्पष्ट किया। इन विशेषताओं के होने पर भी तरलता पसंदगी सिद्धांत की अपनी कुछ कमियां पाई जाती हैं, जिनमें पहली है कि कीन्स ने मुद्रा के बाज़ार का जो संतुलन समीकरण MD = MS यानी L1 फंक्शन ऑफ y प्लस L2 फंक्शन ऑफ r = MS या मनी सप्लाई दिया, उसमें r और y दोनों अज्ञात राशियाँ होती है, क्योंकि जो सौदा और सतर्कता मांग हमारी आय पर निर्भर होती है, वो आय भी हमारी अज्ञात है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पर हमारी सट्टा मांग निर्भर करती है वो भी अज्ञात है। इसलिए जब तक y का पहले से पता न हो तब तक हम r को भी ज्ञात नहीं कर सकते। तो इस तरह से कीन्स के मॉडल में वृत्ताकार तर्क का दोष पाया गया। जैसे ब्याज की दर का प्रभाव विनियोग पर पड़ता है, और विनियोग का आमदनी पर पड़ता है, और आमदनी का ब्याज की दर पर पड़ता है। तो इस प्रकार आय और ब्याज की दर ये परस्पर निर्भर करते हैं और एक साथ निर्धारित होते हैं। तो ये इसके अंदर थोड़ा सा एक लैक्यूना हमें देखने को मिलता है। दूसरी बात है कि आय का स्तर दिया हुआ माना गया, वो भी सही नहीं है। तरलता पसंदगी के अंदर आय को एक दिए हुए स्तर पर निर्भर माना गया, जो इस बात को
नहीं दर्शाता है कि आमदनी का स्तर कैसे निर्धारित होता है। कैम्ब्रिज सिद्धांत में ब्याज की दर के प्रभाव को दबा दिया गया है, जबकि कीन्स के सिद्धांत में आमदनी के प्रभाव को दबा दिया गया है। ब्याज की दर, तीसरी आलोचना इसकी है कि ब्याज की दर अनिर्धारित रह जाती है, क्योंकि तरलता पसंदगी सिद्धांत में भी ब्याज की दर अनिर्धारित ही बनी हुई है। इसका कारण ये है कि तरलता पसंदगी अनुसूची आमदनी के स्तर में परिवर्तन होने से ऊपर या नीचे खिसक जाती है। तो वर्तमान ब्याज की दर भावी ब्याज दर से हम यहाँ पर प्रभावित होती है, जिससे ब्याज की दर निश्चित नहीं हो पाती है और इसमें भी ये वृत्ताकार तर्क का दोष पाया जाता है। चौथी बात ये है कि चौथी आलोचना जो है वो ये है कि कीन्स ने ब्याज के निर्धारण में वास्तविक तत्वों पर ध्यान नहीं दिया है। वास्तविक तत्व वास्तविक विनियोग और वास्तविक बचत होते हैं। क्लासिकल और नियो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने ब्याज की दर के निर्धारण में इनका महत्व माना था, लेकिन कीन्स ने आर को एक मौद्रिक तत्व बना दिया, ब्याज की दर को एक मौद्रिक तत्व बना दिया, जो कि केवल मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति से निर्धारित होता है। आखिरी आलोचना इसकी की जाती है कि तरलता अधिमान सिद्धांत मुद्रास्फीति की दशाओं में विशेष महत्व नहीं रखता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग अपनी बचतों को संपत्ति और वस्तु रूप में बदलने में अधिक रुचि दिखलाते हैं और मुद्रा के रूप में रखने में रुचि नहीं रखते हैं। मंदी के समय तरलता पसंदगी बढ़ जाती है। कीन्स के सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से ब्याज की दर घटनी चाहिए, लेकिन व्यवहार में इससे विपरीत स्थिति पाई जाती है। इसका कारण ये होता है कि मुद्रा की पूर्ति के बढ़ने से कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होने से लोग ज़्यादा मात्रा में उधार लेने में रुचि दिखाते हैं। फलस्वरूप ब्याज की दर में बढ़ने की प्रवृत्ति लागू हो जाती है। इस तरह मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि ब्याज को घटाने की बजाय उसे बढ़ा भी सकती है। ये बात कीन्स के सिद्धांत में इस बात की पुष्टि नहीं होती है, लेकिन फिर भी कीन्स का तरलता पसंदगी सिद्धांत मौद्रिक सिद्धांत के रूप में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। बाकी का अपन कल देखेंगे।